हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। शैली, अक्षय, सूरज, खुशी, आरना, दीपू, राज, विराट, गीता। कुछ नहीं भैया, थोड़े बहुत दिक्कत ये हो गई थी, बाल बहुत झड़ रहे थे, बालों में दिक्कत हो गई थी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करवाया। उन्होंने कहा भाई एक बार बाल साफ करवाओ, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट देखेंगे। तो बस ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बाल हमने साफ करवा दिए। ये तो घर की खेती है, दोबारा फिर हो जाएगी। ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान था, लेकिन एक बार देखते हैं, अगर नेचुरल तरीके में बाल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट तो है ही लास्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत आप सबका ज्योमेट्री की बेटा अपनी क्लास नंबर 3 और ट्रायंगल की क्लास नंबर 1 में। प्यारे बच्चों, आजकल थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, सिस्टम चेंज हो गया। जो अपने अनअकैडमी पर बेटा कोर्स लाइव होते हैं ना, तो पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2, ज्योमेट्री 3, ज्योमेट्री 4, ज्योमेट्री 5 करके लाइव कर दिया करते थे। तो आजकल बेटा सिस्टम ऊपर से चेंज हो गया, तो उन्होंने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप लोग 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको टॉपिक के नाम देने पड़ेंगे। तो मैंने बेटा रैंडमली टॉपिक के ना नाम लिख दिए, कभी ट्रायंगल, कभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कभी इंटर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे नाम लिख दिए हैं। तो आप नाम पर मत जाना, आप तो ये देखना सर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पूरा। अभी पहले बेटा 2 क्लास में आपने जो चीज पढ़ी थी वो थी लाइंस एंड एंगल। लाइंस और एंगल के बारे में जो बेसिक बातें बनती हैं, कब एंगल बनता है कॉरस्पॉन्डिंग, कब एंगल बनता है वर्टिकली अपोजिट, कब वैनिटी की थ्योरम लगानी है, वो सब बातें आपने समझी, वो सब आपने पढ़ी, जो कि अपने आप में बहुत इजी थी। अब दोस्तों आज की क्लास से इस टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, इसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल दोस्तों बहुत मतलब ये मान लो ज्योमेट्री का बेस है। ज्योमेट्री से जितने सवाल आएंगे उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है ना, तो वो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल बेटा आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है, बहुत ऊपर के लेवल तक पढ़ना है। ट्रायंगल की आपको सारी जानकारियां सीखनी है, ट्रायंगल पे कोई कंसेप्ट रहना नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इस टॉपिक में ना 2 सवाल ज्यादा बनते हैं, एक तो ट्रायंगल के बनते हैं, एक सर्किल के बनते हैं। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, एक ट्रायंगल और एक सर्किल है। तो पहले बेटा हम ट्रायंगल को पूरा निचोड़ेंगे बढ़िया से। हम ट्रायंगल को बेटा चाहे क्लास 5 की 10 लग जाए, पर ट्रायंगल का कोई सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए बिल्कुल बेसिक से ट्रायंगल को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब बच्चे पेन कॉपी लेकर तैयार है तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया प्रकार से आपको ट्रायंगल सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के सवाल आप एक बार मत करना, आप एक बार दोस्तों सवाल सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक वाले स्टार्ट करना, और उसके जब आपको लगे कि हाँ भाई अब अपने शीट के सवाल पूरे कर लिए हैं, फिर बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने बैठना। फिलहाल के लिए आप मेरी बातों को समझें। बेटा ट्रायंगल का मतलब होता है ट्री मतलब 3, और एंगल का मतलब कोण। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर जिसमें 3 कोण होते हैं, या आप कह सकते हैं त्रिभुज, यानी जिस आकृति में 3 भुजाएं होती हैं। अगर हम आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात बताएं बेटा, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है ए प्लेन फिगर बाउंडेड विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बेटा आप 3 साइड कैसी भी मान लीजिए, 3 साइड कैसी भी मान लीजिए, इनसे जो ये आकृति आपने बंद कर दी ना, तो वो ट्रायंगल है। चाहे वो टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, हर एक आकृति जो इस प्रकार 3 भुजाओं से बनाई जाती है उसका नाम ट्रायंगल होता है बच्चे। उस आकृति का नाम ट्रायंगल है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। 3 भुजाओं की बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में कुछ बातें ध्यान रखना बेटा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर मैं आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बना रहा हूं एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। ए इसका एक पॉइंट है, बी इसका एक पॉइंट है, और सी इसका एक पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पॉइंट को डिनोट करते समय हम कैपिटल लेटर से डिनोट किया करते हैं। दोस्तों यहां देखो एक बात समझना, ये वाला जो कोण है ना, इसका नाम है एंगल ए। ये कोण है, इसका नाम होता है एंगल बी, और इस कोण का नाम होता है एंगल सी। हालांकि आप इसे ए सी बी भी कह सकते हैं, पर डायरेक्टली मैं अगर एंगल सी बोलूं ना, तो समझ लेना ये अंदर के कोण की बात ही हो रही है। भुजाओं को डिनोट कैसे करते हैं बेटा? जो कोई भी एंगल है ना, उसके सामने की भुजा को स्मॉल लेटर में बताया जाता है। जैसे ए के सामने की साइड को आपने स्मॉल ए कह दिया, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कह दिया, और एंगल सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कह दिया। लाइन को, लाइन मतलब रेखाखंड बेटा, डिनोट करने के लिए स्मॉल का यूज करते हैं। तो एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की भुजा क्या होगी? स्मॉल सी। बड़ी सिंपल सी बात है, साथ साथ में पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों,
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेटा आप पवन कुमार जी, गुरुकुल भाई सुमित सर पर क्लास क्यों नहीं हो रही? थोड़ा बहुत प्लानिंग कर रहे हैं बेटा, उसके लिए कुछ और मेरी बात चल रही है अभी अकेडमी से, आजकल में कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरा ये प्रयास था कि रीजनिंग का एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी चैनल पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वाईफाई स्टडी पर, और मैथ्स में अर्थमेटिक का जो कंप्लीट कोर्स है वो अपने चैनल पर यानी गुरुकुल पे स्टार्ट कर रहा हूं, और एडवांस आप लोग यहां पढ़ ही रहे हैं। तो मेरी उन पे बात चल रही है, वहां पे अपने को टाइम की स्लॉट मिल जाएगी अभी आजकल में, तो टाइम की स्लॉट मिलते ही बेटा मैं दोनों की टाइमिंग को कंफर्म कर दूंगा। अपने चैनल पर क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं करी अभी कि वाईफाई स्टडी से मुझे अभी टाइम का कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे ही उनसे मुझे टाइम का एक मिलेगा राइट कंफर्मेशन, फिर मैं आपके लिए बेटा ये स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो बेटा, एक ट्रायंगल में जो ये तीनों कोण बनते हैं ए बी सी, इन अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा हमेशा बेटा हमेशा एक ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोणों का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है हमेशा। अच्छा, कभी आपने सोचा ये 180 कैसे बनता है सर? इसका कोई तरीका है क्या? हाँ देखो, इसका तरीका बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं चीजें 180 कैसे बनती है। ये एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, मैंने ए पर एक लाइन खींची बेटा बीसी के पैरेलल, मैंने ए पर एक लाइन खींची, ये बीसी के पैरेलल, मैंने बीसी के समांतर एक लाइन खींची। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल जो बी है, तो क्या इधर वाला एंगल भी बी आएगा क्या अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से? अरे बीसी और ऊपर की लाइन हो गई पैरेलल, तो ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अल्टरनेट एंगल पे ये बी बन गया, और इधर वाला एंगल सी बन जाएगा अल्टरनेट एंगल के नियम से। आप लोग जानते हैं कि अगर एक लाइन पर ये पूरा एंगल बनता है तो इसका सम 180 डिग्री बनता है, इसलिए एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा समझनी है कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अरे उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं यार, उल्टा लिख दिया भाई, लिखने में चिंता मत करो, इधर वाला एंगल बी इधर वाला सी बन जाएगा, कोई। अच्छा, यहां तक तो आपने बात समझ ली कि सर एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होगा? तीनों कोणों का सम होगा 180 डिग्री। अब दोस्तों अगला एक पॉइंट और लिख दीजिए फटाफट से, ये सारे पॉइंट बेसिक वाले हैं, आपको पता होने चाहिए। एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। बेटा ये वाली बात आपको समझनी है, बड़ी बेसिक से, इस पर बहुत सारी चीजें आपके काम आएंगी, समझिएगा। बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी। आपको पता है बेटा इन तीनों कोणों का सम तो 180 होगा, लेकिन अगर मैं इनके एक्सटीरियर एंगल बनाऊं, बेटा एक्सटीरियर एंगल का मतलब आपको पता ही है कि साइड को अपन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो बाहर की साइड में जो ये एंगल बनता है इसका नाम है एक्सटीरियर। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, ये वाला, इसका मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। देखिए अगर मैं इस कोण की बात करूं ना, इस कोण की, ये वाला कोण एंगल ए प्लस एंगल बी बनेगा। मतलब अगर आप सी वर्टेक्स पे खड़े हैं तो ए और बी के आंतरिक कोणों को जोड़ दीजिए, ये ए प्लस बी के बराबर होगा। ये जो ऊपर वाला कोण है बेटा, ये क्या ये एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा? और ये वाला एंगल बच्चों एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगा। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के, अभिमुख का मतलब सामने वाले एंगल, बी को छोड़ दीजिए, ए और सी के योग के बराबर होगा। सी का मान इस एंगल सी का ए और बी के योग के बराबर होगा। और देखो ये साबित करना भी कितना आसान है बेटा। एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला कोण अगर 70 होता तो ये वाला कोण 50 होगा। मान लीजिए दो एंगल दे दिए, अब ये 70 ये 50 है, तो इधर वाला एंगल आना 60 जरूरी है। ये अगर 60 आएगा तो बाहर का एंगल 120 आएगा। 120 का मतलब ये 70 और 50 का सम किया गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी और बता दीजिए, अगर मैं तुम्हें ये बात थोड़ा तरीके में और लिखकर बता दूं बेटा, थोड़ी सी इस कहानी को तुम्हें मैं और एलोबरेट करके बता दूं, तो अगर मैं समझाने के लिए, केवल और केवल आपको समझाने के लिए इसका मान θ1 दे दूं, इसका मान θ2 और इसका मान θ3, तो आप लोग मुझे बताइए θ1 का मतलब क्या एंगल ए प्लस बी आएगा?
थीटा 2 का मान क्या आएगा बच्चों? थीटा 2 का मान आएगा बी प्लस सी। थीटा 3 का मान क्या आएगा? थीटा 3 का मान आएगा दोस्तों ए प्लस सी। अच्छा, एक बार अगर मैं तीनों तीनों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दूं, एक बार तीनों बाहर के एंगल को जोड़ दूं, तो क्या ये 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी हो गया? 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया। हम लोग ये अभी अभी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 गुणा 180 का मतलब 360 हो गया। ये दोस्तों आपके लिए एक नया कंक्लूजन बनकर आ गया। कंक्लूजन क्या है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ट्रायंगल में अभी तक केवल इतनी बात बताई है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, जो बेटा जिस बंदे ने ये ज्योमेट्री के कंसेप्ट बनाए ना, ये थे यूक्लिड बाबा। यूक्लिड बाबा ने बैठकर ज्योमेट्री को ना, ट्रायंगल को एनालाइज किया। इन्होंने ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें अलग अलग थ्योरम्स बनाई, अलग अलग एंगल बनाए, तो इन्होंने कई एंगल पर कंक्लूजन निकाल लिए। अब जब कंक्लूजन निकाले इनके, तो इनको लगा कि मुझे ना इन ट्रायंगल के कुछ नाम दे देना चाहिए। जब देते ना भी ये अपना लाइक मान लो चीनी है, ये चाय पत्ती है ना, ये स्पीकर है, ये कैप है, ये घड़ी है, तो चीजों के नाम दे दिए ताकि उनको समझना आसान रहे। तो इसीलिए इन्होंने ट्रायंगल को भी कुछ नाम बता दिए, ट्रायंगल के भी कुछ अलग अलग नाम बता दिए। क्या क्या नाम बताए बेटा इन्होंने? ट्रायंगल को इन्होंने टाइप में डिवाइड करने के लिए 2 प्रकार के बेस लिए हैं, ध्यान से समझना। पहला इन्होंने बेस लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल के 3 अलग अलग साइड होती हैं, इन साइड के आधार पर आपने ट्रायंगल के टाइप बनाए। टाइप कौन कौन से बच्चों? पहला इन्होंने ट्रायंगल दिया जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा बच्चों ट्रायंगल होता है आइसोलेसिस ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इन्हें कहते हैं समद्विबाहु। आइसोलेसिस ट्रायंगल कहा जाता है दोस्तों। और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। बेटा स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे बच्चों, मैं सिर्फ आपको एक बार नाम बता रहा हूं। अच्छा, अगला पॉइंट हमने बताया, सर अगर भुजाओं को बेस ना माने, हम एंगल को बेस मान ले, तो हम एंगल को बेस मान ले तो बेटा एंगल का बेस पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे कोण न्यून होते हैं, उसे कहा जाता है बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला बच्चों पॉइंट आता है जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दोनों एक्यूट होते हैं। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम तो 180 आता है। जब एक एंगल 90 हो गया तो बाकी के दोनों 90 से कम ही आएंगे ना बेटा, तो बाकी के दोनों एक्यूट हो गए, इसलिए उसका नाम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, उन्हें कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। फटाफट से एक बार ये बात समझ लीजिए कि ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन करने के 2 टाइप होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो पहले हम पढ़ रहे थे भुजाओं के आधार पर, तो आइए थोड़ा इनके बारे में और चलते हैं डिटेल में। सुनिएगा, पहली डेफिनेशन बेटा, ये नोट्स जो आपकी पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाई आपके लिए, ये प्रॉपर आपकी समझ में आने वाली है ना। हर एक बात लिख लिख कर दी है आपको, मैंने प्रॉपर वे में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप पहली बार, बिल्कुल पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो भी आपको समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं सुनिएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। इस प्रकार के त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं। एवरी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑफ द सेम लेंथ एंड एवरी एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज सेम मेजर ऑफ 60 डिग्री। मतलब दोस्तों, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई एकदम बराबर होती है और तीनों एंगल भी 60-60 डिग्री के ही होते हैं। इस सवाल को अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहना है, तो मैं ये कह सकता हूं ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। ये जो एंगल है बेटा, ये भी 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा। 3 कोण बनते हैं, तीनों 60-60 डिग्री के बनते हैं। 3 भुजाएं बनती हैं, तीनों आपस में बराबर बनती है, तो उसका नाम होता है समबाहु। समबाहु का मतलब होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही कहानी स्पष्ट है, समान भुजाएं हैं, तो चिंता करने की बात भी नहीं है। अगला ट्रायंगल,
दूसरा बेटा इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। बेटा द ट्रायंगल विद ओनली टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नॉट ओनली टू इक्वल साइड बट इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू एंगल इक्वल। बेटा इसमें केवल दो भुजाएं बराबर नहीं है, दो कोण भी बराबर होते हैं। इस बात का क्या मतलब है सर? तो जरा इस बात को भी समझो बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु में दो भुजाएं भी इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज कीजिएगा मैं ए बी और ए सी लाइन को इक्वल लिख रहा हूं। एक बार समझने के लिए आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ए बी और ए सी अगर भुजाएं बराबर है ना दोस्तों, तो इनके रिस्पेक्टिवली जो एंगल बनते हैं, जिन कोणों पर ये भुजाएं बनी होती हैं, वो कोण भी बराबर होगा। यानी कोण ए बी सी और कोण ए सी भी बराबर होगा। बेटा इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि ये भुजाएं बराबर है, तो आप समझ लेना कि कोण भी बराबर होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कोण बराबर है, तो आप समझ लेना भुजाएं भी बराबर होंगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे पे रिलेट करती हैं। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है आपको बात समझ में आई बेटा? आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है आपको बात समझ में आई? देखो कई बार ना जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, ये एमटीएस वेमटीएस के छोटे से एग्जाम होते हैं, उनमें भी इस प्रकार की बात आपको दे दी जाती है। ये बोल देते हैं कि मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, यहां पे 5 लिख दिया, यहां पे 5 लिख दिया, यहां पे 40 डिग्री लिख दिया, और आपको बोलेंगे एंगल ए बी सी का मान बताओ, एंगल ए बी सी। तो आप समझ लेना सर, ये अगर 40 है तो इन दोनों का मान बराबर आएगा, इन दोनों का मान बराबर आएगा। तो आपने कहा सर ये ए बी सी है, अगर इनके ट्रायंगल के कोणों का सम 180 आना चाहिए, तो ये और ये 70 70 आने जरूरी है। इज इट क्लियर? 70 70 डिग्री आना जरूरी है। तीसरा ट्रायंगल लिखिए बेटा। तीसरा ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब बेटा द ट्रायंगल विद नो इक्वल साइड। क्योंकि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम होता है विषम बाहु। तीन भुजाएं बेटा, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक भुजा काफी छोटी, एक काफी बड़ी। कोई इस सवाल का मतलब मायना नहीं है। कैसी भी आकृति आप इस सवाल में बना सकते हैं, लाइक दिस ए बी सी। तो इसमें कभी भी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल नहीं होती, और ए सी कभी बी सी के इक्वल नहीं होती। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, अगर तीनों साइड इक्वल है, अलग अलग हैं, तो क्या तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे क्या? ट्रायंगल की आपको तीन बातें बताई हैं। जो ही जी कहते हैं डिडंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा है। जो ही बेटा थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कभी जीवन में पढ़ी होगी आपने, कोई स्कूल में कभी देखा होगा ट्रायंगल क्या होता है, कह रहे डिडंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा। तीनों टाइप क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। हिंदी में इनको नाम दिया गया समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। बेटा ऐसा है, अभी तक तो आपको कुछ समझा ही नहीं, अभी तक तो थ्योरी चल रही है बेटा, अभी तक तो इनकी डेफिनेशन चल रही है, परिभाषाएं चल रही हैं। ट्रायंगल में समझाने वाली बात तो आगे है, जब समझाऊंगा तब कहना कि हमारी समझ में नहीं आया। ये तो याद करने वाली बात है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब दोस्तों अगली बात शुरू होती है। अब हम इसको ना ट्रायंगल के जो टाइप बांटते हैं, ये दोस्तों बांटते हैं एंगल पर बेस। अब हम कहानी बांटते हैं बच्चों एंगल पर बेस है। ट्रायंगल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एंगल ऑल ऑफ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। बेटा जो एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, क्या उसका नाम एक्यूट एंगल होता है? ए, बी और सी। इसमें तीनों एंगल लेस देन 90 है बेटा, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इसका नाम क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक बार समझाने के लिए मैं इसको मान लेता हूं 40 डिग्री, समझाने के लिए इसको मान लेता हूं 80 डिग्री, और इसको मान लेता हूं बेटा 40 80 120, और ये हो गया 60। क्या बताओ? दी गई आकृति में तीनों कोण, तीनों के तीनों कोण बेटा 90 डिग्री से कम है ना, चाहे 89 डिग्री बन जाए, वो 90 से कम ही माना जाएगा। तो आप इसका नाम देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। बेटा एक मेरी बात इस सवाल में समझना, एक थ्योरी की बात है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन अलग अलग एंगल है।
एंगल ए का मान है 40, बी का मान है 80 और सी का मान कितना है 60। ये बेटा आप मुझे बताओ, इसका जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, क्या वो बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा है क्या? सबसे बड़ा एंगल जो बी है, बाकी दोनों के कोणों के योग से छोटा है ना? अरे 60 और 40 को जोड़ूंगा तो आएगा 100 डिग्री, 60 और 40 को जोड़ूंगा तो आएगा 100 डिग्री। तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि ये एक थ्योरम है, ये एक रूल है। रूल क्या है अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो बाकी के दो कोणों के योग से छोटा होगा। सबसे बड़ा कोण जो होगा बाकी के दो कोणों के योग से छोटा होगा। ऐसे आप ये बात लिख सकते हैं, मैंने लिख कर दिया बेटा आपको। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट एंगल विल ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू अदर एंगल। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण अन्य दोनों कोणों के योग से कम होगा। अब देखो ये बात हमारे पेपर में काम कैसे आएगी, सुनिएगा। आपको एक सवाल दिया जाएगा कि सर ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें जो कोण है ना, कोणों का जो अनुपात है वो आपको दे दिया जाएगा 4:7:13। ऐसे तुमको बोलेंगे कि एक ट्रायंगल में 3 कोण है, इन कोणों के जो माप है, माप वो 4:7:13 में है। तो आप बताइए ये एंगल एक्यूट एंगल होगा या नहीं होगा? तो आप ये समझना कि सर 4 और 7 11, ये तो 13 से छोटा रह गया, ये 13 से छोटा रह गया, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं हो सकता। सर ये एक्यूट एंगल नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल तभी हो सकता है जब ये संख्या मान लो मैंने यहां 10 लिख दिया, हाँ अब इसे मैं एक्यूट कह सकता हूं, अब मैं इसे एक्यूट कह सकता हूं। क्या तुमको मेरा पॉइंट समझ में आया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण बाकी दो कोणों के योग से छोटा होगा। दिस इज अ फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको समझना है। अभी धीमे धीमे रिवाइज करूंगा, सब समझ में आएगा। अगला पॉइंट, इसका नाम है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल विच कंसिस्ट ऑफ वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। क्या इस दी गई आकृति में बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो ए प्लस सी भी 90 आएगा ना? अगर एंगल बी 90 है दोस्तों, तो ये जरूरी बात है ना ए और सी 90 आएगा। तो मैं इसमें ये भी तो कह सकता हूं कि बी जो आएगा वो ए और सी के योग के बराबर आएगा। बी जो आएगा वो ए और सी के योग के इक्वल आएगा। तो न्यून कोण में डेफिनेशन अलग थी, राइट एंगल में अलग है। राइट एंगल में पता है क्या बोलोगे आप ये बोलोगे जो लार्जेस्ट एंगल है ना, लार्जेस्ट एंगल ये बाकी के दो कोणों के सम के इक्वल होगा। लार्जेस्ट एंगल बाकी के दो कोणों के सम के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक में आप ऐसे लिख सकते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू अदर एंगल। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण का मान अन्य दो कोणों के मान के योग के समान होता है। सर ये बात पेपर में काम कैसे आएगी? तुमको मैंने एक सवाल लिखकर दिया दोस्तों कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके कोण एंगल 5:7:12 में, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों जिसके कोण 5:7:12 में है। तो बताइए ये कौन सा एंगल है? बताइए ये कौन सा एंगल है? तो मैं बोलूंगा जी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे पता? क्योंकि सबसे बड़ा कोण है ना वो बाकी के दो कोणों के योग के बराबर है। तो चेक करना आपके लिए आसान है। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में वो सवाल करवाऊंगा जिसमें कोणों का रेशो दिया होगा, कोणों का रेशो दिया होगा और आपसे डिमांड करी जाएगी कि बताइए इस एंगल का नाम क्या है। तो जस्ट आप कोणों के एंगल को निहार कर बता सकते हो कि ये कौन से वाला एंगल होगा। तीसरी डेफिनेशन एक और समझ लीजिए, इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल में आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी होता है। भाई अब समझने वाली बात है दोस्तों, अगर सबसे बड़ा कोण ये बी है, दिस इज मोर देन 90, ये 90 से बड़ा है, तो बेटा ये जो एंगल बनेगा ए और सी, देखो ये एंगल बी है ना, ये 90 से ज्यादा है। तो ए और सी का जो जोड़ आएगा क्या 90 से कम आएगा क्या? भाई ए और सी 90 से कम ही तो आएंगे, तभी तो इनका जोड़ मिलाकर 180 बन सकता है। तो आपने कहा जी हमेशा सबसे बड़ा कोण
बाकी के दो कोणों के योग से बड़ा होगा। हमेशा सबसे बड़ा कोण बाकी के दो कोणों के योग से बड़ा होगा। क्या तुम्हें तीसरी डेफिनेशन समझ में आ गई? इन एन obtuse एंगल द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर टू। ये बाकी के दो के बराबर होगा। इस बात को आपने समझना है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप सबने ऑब्जर्व कर ली होगी। अच्छा, एक बार सुन लीजिए, मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए तीन बातें बता रहा हूं बेटा, एक बार आंसर मत देना। ये पहला कंसेप्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मैं तुम्हें एंगल का रेशो दे रहा हूं, एंगल का रेशो, ठीक है? 180 से डिवाइड मत करना, सिंपल देख के बताना है। 3:4:5 ये एंगल का रेशो है। 7:8:15, 9:4:15, ये 3 बार मैंने आपको एंगल का रेशो दे दिया। क्या बच्चों इनके एंगल के टाइप बता सकते हो? जस्ट इसको देखकर आप कहना सर फर्स्ट वाला एंगल है ना, ये पक्का एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। 7 और 8 15 हो गए, ये पक्का सर राइट एंगल होगा, पक्का ये समकोण होगा। 9 और 4 13, 15 फिर भी बड़ा पड़ा बेटा, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये अधिक कोण होगा। सारे बच्चों को ये बात क्लियर? एंगल को देखकर कौन बता सकते हो? चलिए, अब चूंकि ट्रायंगल की स्टार्टिंग है, ट्रायंगल के क्वेश्चंस का श्री गणेश कर रहे हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं बड़ा धीमे धीमे। अक्षय भैया रिवीज करना बाद में यार बेटा, बाद में आप इसको एक बार और रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कोई ऐसी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात तो बताई नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल जानकारियां आपको बताई हैं। बहुत बेसिक बेसिक वाले सवाल बता रहा हूं, इनको देखकर ये मत सोचना कि आप इजी इजी करवाओगे क्या। अभी राइट एंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं ना, ऐसे कैसे बोल दोगे यार? गजब आदमी हो यार। इक्विलेटरल में तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे कैसे बोल दोगे यार? मजाक थोड़ी है यार। राइट एंगल को इक्विलेटर बोल सकते हैं क्या सुबह सुबह यार? दो कप चाय ला दो, एक मेरे लिए और एक सुपरनोवा के लिए। हाँ, सुनो बेटा, मैंने जो आज आपको पहला कंसेप्ट बताया था, आज मैं जो पहला कंसेप्ट आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में बाह्य कोण का मान अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर आएगा, तो जनाब ये वाला एंगल 48 आना चाहिए। क्या बोलो? हाँ। पेन उठाने की तो नीड नहीं है ना तुम्हें। एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हो बेटा? पूर्णांक समझते हो? इंटीजर एंगल पूरा पूरा है, 17 18 20 25 ऐसे पूरा पूरा एंगल है, तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा इंटीजर है, तो इसका मतलब जो रेशो का टोटल बनेगा वो 180 से पूरा पूरा कटना चाहिए। यही कहानी है ना। इसमें करूंगा 180/6 बनेगा, पूरा पूरा कटेगा, इंटीजर आएगा। 180/12 बनेगा, पूरा पूरा कटेगा, इंटीजर आएगा। 180/18 पूरा पूरा कटेगा, इंटीजर आएगा। 180/21 ये पूरा पूरा नहीं कट पाएगा बेटा, डी वाले में इंटीजर मान नहीं बन सकता, बाकी सब में तो इंटीजर बनेगा, डी वाले में इंटीजर बन नहीं सकता। हर एक बात तुमको क्लास में पहले मैंने बताई थी दोस्तों। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है। अरे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है क्या सवाल में? क्या नीरज भैया, क्या बताऊं तुम्हें, छोड़ो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये 80 डिग्री है। आपको कैसे पता सर ये आइसोसेलेस है? ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। तीनों एंगल का सम 180 करना है बेटा, तो इन दोनों का योग 100 आएगा। 100 का मतलब 50 50 के 2 हो गए, सीधी सी बात है। अब आप कुछ भी पूछें, दोनों में से एक कोण ज्ञात करना है, क्या बनेगा चेक कर दीजिएगा। 50 डिग्री आपके सवाल का उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर क्या आएगा, बहुत तेज गति में फटाफट उत्तर चाहिए। कहां है नीरज? नीरज तुम आओ, कहां हो नीरज? हाँ बेटा, करना सवाल का उत्तर क्या आएगा नीरज एक बार।
4 आ रहा है, एकदम गलत आ रहा है, उत्तर सवाल का 3 आएगा। इसका मतलब तुम्हें ये सवाल नहीं आते हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए। जब बेसिक से बता रहा हूं तो पढ़ लो बेटा, उस पर ऐसे ज्ञान मत दो कि इतना इजी पेपर में आएगा क्या। जब तुम्हें अधिक कोण के और इन सब के बारे में कंसेप्ट नहीं पता होगा, फिर तुम कैसे कर पाओगे इन्हें। अच्छा बेटा, आपने अर्थमेटिक पढ़ी है, तो ये ना कुछ बार ज्योमेट्री में भी अर्थमेटिक का कंसेप्ट डाल देता है और बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। आप चिंता मत करना। देखो, जैसे आपको एक बात अंडरस्टूड है, यार ये बार बार एंगल मत बनाओ ना, समझ लो। ए बी सी का सम 180 डिग्री होता है। तुमको दो कहानियां बता दी, एक तो कह रहा है जी ए माइनस बी आएगा 33 डिग्री और बी माइनस सी आएगा 18 डिग्री। ये बातें आपको बताइए सवाल में। ऑफिस से मैडम का फोन था, तो मैंने कहा मैडम अभी क्लास चल रही है, बहुत भयंकर बात है, बाद में करेंगे, अच्छी बात चल रही है, सुनो। तो बेटा देखो, ये ना ये सवाल एक्चुअली आप इसको ज्योमेट्री का समझो ही मत। ये सवाल ज्योमेट्री का समझो मत बेटा, ये तो वैल्यूज की बात है। भाई आपको ये बात तो पता ही है, ए बी सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री। देन ए और बी का डिफरेंस दे दिया, बी और सी का डिफरेंस दे दिया, तो आप किसी भी प्रकार से इस सवाल को काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मुझे बताओ, एक बार मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं। एक बार मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस, सॉरी, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ऐसे इनको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 133, 213, 213 और 18, 231 डिग्री। इतना मान बन गया। अब ये तिकड़ा में बेटा, ये अर्थमेटिक की बात आ गई, इसको आप ज्योमेट्री मत समझें, ये तो अर्थमेटिक की बात आ गई, ये मानकर चलें। तो 2a प्लस बी की वैल्यू 231 है और a माइनस बी की वैल्यू 33 डिग्री है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3a की वैल्यू 264 आ गई क्या, और एंगल ए का मान कितना आ गया बच्चों, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी ए का मान 88 डिग्री आ गया, ए का मान 88 डिग्री आ गया। अगर मैं इस सवाल में केवल तुमसे ए का मान पूछता तो 88 आएगा, ए और बी का डिफरेंस 33 डिग्री है, इसका मतलब बी 55 आएगा क्या। ए और बी का डिफरेंस 33 डिग्री है तो बी 55 आएगा, और बी और सी का डिफरेंस 18 डिग्री है, तो क्या ये 37 आएगा क्या। आपको तीनों मैंने अलग अलग कोण ज्ञात करके बता दिए, ए एंगल भी आ गया, बी एंगल भी आ गया और सी एंगल भी आ गया। मैथ्स की बात नहीं है बेटा, ये अर्थमेटिक का कंसेप्ट है, ज्योमेट्री इसमें मत ढूंढो आप। तो मैंने आपसे पूछा सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का सम कितना होगा, 88 और 37 का जोड़ कितना होगा, 110 और 15, 125 डिग्री। सवाल का उत्तर आ गया। क्या थोड़ी सी बात समझ में आई, क्या आई समझ में, बिल्कुल भी नहीं आई। धर्मपत्नी जी कहती है उनको समझ में नहीं आई, बोले तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के लगे रहते हो करने, समझ में आया क्या। सारी दुनिया को समझ में आ जाता है, पति की बात पत्नी को समझ में नहीं आती। सुनो बेटा, आप लोग इस सवाल में देखो, सिंपल सी बात है, ये कोई ज्योमेट्री का बहुत पेचीदा सवाल नहीं है, बड़ी सिंपल सी जानकारी है, चेक करना आप सबको आना चाहिए। क्या 4 नंबर सवाल सब बच्चों को समझ में आया क्या। थोड़ी देखो इस पे क्रिएटिविटी लगाने की नीड है। एक बार ये सवाल मुझे और बता दो आप, एक बार मुझे पांचवा सवाल और बता दो। क्या ये एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये थ्योरम की बात है बेटा, आपको मैंने काउंट करके बताया था, आज की क्लास में काउंट करके बताया था, आज की क्लास में काउंट करके बताया था। ये आ गया बढ़िया सवाल। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये दिया है 3, 5, 7। तो आप बताइए दोस्तों,
वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो ट्रायंगल कैसा होगा, तो सर ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, हम पहचान कर सकते हैं। कैसे पता तुम्हें? सबसे बड़ा कोण क्या ना, सबसे बड़ा कोण बेटा वो बाकी दो कोणों के योग से छोटा है। सबसे बड़ा कोण जो है ना वो बाकी दो कोणों के योग से छोटा है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अ एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब एक प्यारा सा कोण है, एक्यूट एंगल, एक्यूट। एक त्रिभुज के कोण ये वाले हैं भैया, फर्जी सवाल है। 180, 5, 4, 9, 3, 12 की वैल्यू है। सबसे बड़े कोण का माप बताना है आपको। सबसे बड़े कोण का माप आ गया 75 डिग्री। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये वाला एंगल भी कौन सा है बेटा? ये वाला एंगल भी कौन सा है? इसका टाइप कौन सा है? ये भी समकोण। कौन कह रहा है? कौन है ये समकोण वाला? ढूंढने तो मुझे भीड़ में से समकोण वाला कौन है रे? समकोण नहीं है ये। अबे ये 3, 4, 5 है। सबसे बड़ा कोण 5 है, बाकी दोनों के योग से छोटा है। हाँ वो ट्रिपलेट समझ लिए। कह रहे ट्रिपलेट चल रहे हैं 3, 4, 5 सर, 3, 4, 5 है। अरे बुझाएं थोड़ी दी हैं, बुझाएं थोड़ी दी हैं। कोण की बात कर रहा हूं बेटा। जब एंगल दे दिया जाए ना तो एंगल को देखकर बताना होता है, एंगल को देखकर। ऐसा सवाल आपने अभी अभी किया था कुछ देर पहले। सर ये ट्री प्लेट क्या होता है? ट्री प्लेट बेटा जो पेड़ की प्लेट बनती है ना, पेड़, ट्री का मतलब पेड़, प्लेट का मतलब प्लेट है, तो जो पेड़ से लकड़ी की प्लेट बनाई जाती है उसे बोलते हैं ट्री प्लेट। सुनो जी, ये सवाल बेटा आप सब लोग अपने आप से कर लोगे ना। a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। a माइनस बी तुमको 40 दिया हुआ है, b माइनस सी आपको 10 दिया हुआ है। अगर मैं इन तीनों लाइनों को जोड़ देता हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन तीनों का जोड़ आएगा 230 डिग्री। ओके, बी से बी काट दो, सी से सी काट दो, तो आप कहना सर 2a प्लस बी आ रहा है 230, a माइनस बी आ रहा है 40। बस खत्म, जोड़ दोगे। 3a की वैल्यू आ गई 270, सर a की वैल्यू आ गई 90, b की वैल्यू आ गई सर 50, c की वैल्यू आ गई 40। ये इस सवाल में आपने तीनों एंगल ज्ञात कर लिए और आपको पता भी लग गया होगा दिस एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो कोण बन रहा है बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो मैंने पूछा बी का मान क्या है बेटा? बी का मान तो 50 है। तुम ए का मान पूछो, बी का पूछो, सी का पूछो, एक ही बात है, कर लोगे सवाल। ऐसा मैंने आपको सेम बताया था कुछ देर पहले। सिर्फ पढ़ के बताओ क्या ये सवाल खुद से घर से कर लोगे अपने आप? करना क्या है, ये तो हो ही गया है। करना क्या है, ये तो हो ही गया। आपको ये बात पता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 180 होता है। a प्लस बी तुमको 108 दिया हुआ है। ओ माय गॉड, तो सी का मान 72 बच गया। कई बार इतनी फर्जी बात भी पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा ये बताओ, आप इस बात को देखकर बताओ, a प्लस बी अगर 125 है तो एंगल सी का मान 55 आएगा क्या? सी 55 आएगा क्या? और इसको देखकर बताओ, तो इसको देखकर बताओगे बी कितना आएगा? बी 65, और बी और सी का जोड़ कितना हो गया? 120। किसी त्रिभुज का एक कोण दो अन्य कोणों के योग के बराबर है तो वह ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है सर। ये डेफिनेशन बताइए, काम आ रही है तुम्हें? त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है, बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। एक मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा जी, अब बेटा यहां तक के सवाल आपने करे, बहुत बेसिक से थे। अब थोड़ा आगे की बात को शुरू करते हैं, आगे की बात को पढ़ते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट इन एनी ट्रायंगल। बेटा किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण की भुजा सबसे छोटी होती है। ये मान लीजिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के बता रहा हूं, ठीक है?
सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया एंगल ए, उससे छोटा एंगल बी और उससे छोटा एंगल सी, ये मान लीजिए बता दिया। तो आप जानते हैं ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो आप भुजाओं का ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको यह बता दूं कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल ए सबसे बड़ा है ना, तो सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। एंगल बी बीच का है ना, तो सामने की भुजा भी बीच की होगी। सी से छोटा है ना, तो सी साइड भी स्मॉलेस्ट होगी। तीनों साइड के बारे में आपको जानकारी समझनी है। क्या बच्चों ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे दोस्तों एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ये ट्रायंगल बता रहा हूं। मान लो ये साइड 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये 8 है और ये 10 है। वैसे बता रहा हूं, मैंने कोई स्केल पे ड्रॉ नहीं किया है, वैसे बता रहा हूं। तो आप बताइए इसमें एंगल का मेजरमेंट क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सबसे बड़ा एंगल ए होगा। बहुत बढ़िया। ए से छोटा एंगल बी होगा क्या? और बी से छोटा एंगल सी होगा। क्योंकि भुजाओं का आपको साइज दे दिया, तो आप इनके एंगल को भी कह सकते हैं। कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। सुनिएगा, इस सवाल में आपको क्या बोला? इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। देखो ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है। तो बेटा ये दोनों एंगल 60 60 तो हो नहीं सकते, बराबर तो होंगे नहीं। तो आप ये बताओ ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 से ज्यादा और ये वाला एंगल 60 से कम आएगा क्या? भाई एंगल बी को सी से बड़ा मानना है, तो जरूरी बात है ये 60 से बड़ा और 60 से छोटा आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसको 60 से बड़ा, इसको 60 से कम कह दो। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी आएगी? बी। बी से छोटी भुजा आएगी ए और ए से छोटी भुजा आएगी सी। ये इनकी भुजाओं की लंबाई का ऑर्डर आएगा। आपको ट्रायंगल के इस प्रकार के सवाल पेपर में मिलते होंगे। शायद कभी किसी ने प्रीवियस ईयर में इस प्रकार का सवाल देखा होगा। क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ? चलिए अब तुम्हें बता रहे हैं अगली बात। अगली बात क्या है दोस्तों? अब मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। अब मैं तुम्हें ट्रायंगल बनाना सिखाता हूं। आज तुम्हें ट्रायंगल बनाने काउंट करने बताएंगे। यस, कह सकते हो लकी आप। बेटा एक बात समझना, एक कहानी समझना। तो ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी। इस लाइन की लंबाई है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। 10 क्या कम मान लेते हैं, चलो 15 मान लो। ए बी लाइन की जो लंबाई है ये 15 सेंटीमीटर है। दिस लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इज इट पॉइंट क्लियर? ए बी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जरा बात को ध्यान से समझना, तो मैं बता रहा हूं बढ़िया सी बात। दोस्तों यहां ना मैंने एक 4 सेंटीमीटर लंबाई के मान लो एक लाइन बनाई 4 सेंटीमीटर की, और इधर मैंने दोस्तों इधर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन बनाई। ठीक दोस्तों, इन 4 और 5 वाली लंबाई को मैं कितना ही ऊंचा कर दूं, मतलब कैसे ही कहीं भी कर दूं बेटा, क्या ये कभी आपस में कट सकती हैं क्या? क्या ये कभी आपस में इंटरसेक्ट, मतलब ऐसे मिल सकती हैं क्या? ये गैप 15 था, ये 4 और 5 वाली लंबाई है, ये कभी आपस में ऐसे मिल ही नहीं सकती बेटा। कितनी इनको आप दूर नजदीक कर दो, इन दोनों के मिलने की कोई संभावना नहीं है। इससे कभी आप ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, ट्रायंगल नहीं बनता। ओह माय गॉड, इस बार बनाऊंगा, इस बार बनाऊंगा। तो मैंने क्या करा, ये ए और बी था ना, ये 15 सेंटीमीटर लंबा था। यहां से दोस्तों मैंने 8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप काट लिया, लंबाई बना ली 8 सेंटीमीटर लंबी, यहां तक पहुंच गई। और इस साइड से मैंने 7 सेंटीमीटर लंबा एक कट बना दिया, यहां तक पहुंच गया।
बेटा अब ये बताओ, ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई थी, दोनों क्या मिड पॉइंट पे यहां मिलेंगे? लेकिन कॉमन सेंस बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर उठाऊं, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दूं, तो क्या ये कहीं मिलेंगे? क्या क्या ये कहीं मिलेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, अभी भी नहीं मिल पाएंगे। एकदम उस लाइन के ऊपर आके तो मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर की साइड में मिलाना चाहोगे तो कभी मिलना संभव नहीं है। हाँ। अब मैंने कहा भैया मेरे कहानी होगी बस के बाहर, मेरे को बात समझ ही नहीं आ रही, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, या ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं, बन ही नहीं रहा। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने बिल्कुल थक हार के बेटा एक यहां से ना 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी। मैंने कहा भैया अब तुम्हें बनना पड़ेगा। फिर मैंने इधर से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, बड़े कॉमन सेंस की बात बताना, कि अगर ये 10 वाली लाइन है, इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा करीब करीब यहां तक कहीं जा पाएगी है, और ये 8 वाली लाइन है, ये भी करीब 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 यहां तक कहीं जा पाएगी। यानी दोस्तों ये जो 10 लाइन थी या 8 लाइन थी, ये कहीं ना कहीं ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो अब आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, अब आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी लाइन लिख के ट्रायंगल बना दूंगा, नहीं भाई साहब नहीं। कोई भी लाइन लिखकर ट्रायंगल नहीं बनती है। एक्सटेंड करने पर नहीं बनता अंकित, एक्सटेंड करने पर नहीं बनता। ये होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई से बनता है। अब देखो, ट्रायंगल बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है सुनो। मान लो ए बी लाइन थी मेरी, ए बी ये वाली लाइन थी ए बी। अगर दोस्तों बीसी और सीए जो ऊपर की लाइनें बन रही हैं, इनका जोड़, बीसी और एसी का जोड़ अगर ए बी को ज्यादा कर दिया, सुनो मेरी बात, ये 4 है, ये 5 है, 4 और 5 9, ये 15 से कम है बेटा, तो ये ट्रायंगल बन नहीं सकता, ये ट्रायंगल बन नहीं सकता। अगर दोस्तों 15 जो है 8 और 7 के इक्वल कर दिया तो ट्रायंगल बन नहीं सकता। ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी कंडीशन क्या होती है कि ए और बी यानी एक भुजा ना बाकी दो भुजाओं के योग से बड़ी होनी चाहिए, तभी कोई ट्रायंगल बन सकता है बच्चों, तभी कोई ट्रायंगल बन सकता है। ये ट्रायंगल बनने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अरे राइट एंगल कुछ नहीं है बेटा, मैं कह रहा हूं हर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की वैरायटीज तो बाद में आती है। मतलब ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी चीज है, ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी चीज है ट्रायंगल। अरे दोस्तों माफ कीजिएगा, साइन उल्टा लगा दिया है, ब्रेक का समय हो गया ना, ब्रेक का समय होता है। तो जो मैंने आपको बात अभी अभी बताई है बेटा, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आई? मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए मैंडेटरी है कि कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो साइड है, कोई भी दो साइड है, उनका योग, उनका सम हमेशा ऑलवेज तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन सकता है। अदरवाइज ट्रायंगल बनने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। जैसे आप ये समझो, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी रूल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का इनइक्वालिटी नियम क्या है दोस्तों, चेक कीजिएगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल है ना बच्चों, कोई ट्रायंगल है ना, तो उसमें कोई भी दो भुजाओं का योग कर लीजिए, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए भाई साहब, वरना ट्रायंगल बनता ही नहीं। ए बी सी, इसमें कानून क्या है ना, कानून को आप अपने दिमाग में फिट करना। ए बी जो है, ए बी ये हमेशा ए सी और बी सी के जोड़ से छोटा रहेगा। जो ए सी है ये भी हमेशा ए बी और बी सी के जोड़ से छोटा रहेगा। जो बी सी है ये भी हमेशा ए बी और ए सी के जोड़ से छोटा रहेगा। मतलब ये नियम ना प्रत्येक भुजा के लिए एप्लीकेबल है, प्रत्येक भुजा के लिए लागू है। नियम क्या है कि सबसे बड़ी भुजा, सॉरी सबसे बड़ी नहीं, माफ कीजिएगा, कोई भी भुजा बाकी दो भुजाओं के योग से छोटी बनेगी। या उल्टे में ऐसे बोल दो, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? तो अब 5 मिनट का ब्रेक ले लें। 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 मिनट के बाद दोस्तों आगे मिलते हैं। आज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, क्लास को लाइटली मत लेना, क्लास का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। 5 मिनट का ब्रेक पूरा हुआ। इंसान कह रहा है भैया हमें ट्रायंगल बनाना सिखाओ। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों की पालना करना आपको जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे एक बार इस कहानी को जरा और समझ लीजिएगा। मैंने आपको 3 एंगल बता दिए, ए बी सी। तो ये हो गई भुजा ए, ये हो गई भुजा बी और ये हो गई भुजा सी। आप दोस्तों बताओ मुझे, ए जो है ए, क्या बी और सी के जोड़ से छोटा होगा? बी जो आएगा वो सी और ए के जोड़ से छोटा आएगा। सी जो आएगा वो ए और बी के जोड़ से छोटा आएगा। अच्छा, यहां से मेरा एक मन कर रहा है, मेरी बात सुनना। मैं अगर इस बी को उठा के इधर ले आऊं तो ए माइनस बी लेस देन सी कह सकता हूं क्या? ए माइनस बी लेस देन सी कह सकता हूं? यानी इस वाली बात से मैं आपको यह भी कह सकता हूं क्या, बी माइनस सी लेस देन ए? और मैं आपको यह भी कह सकता हूं सी माइनस ए जो होगा वो लेस देन। ओ माय गॉड, यहां से मुझे एक और नया कंसेप्ट निकल कर आया। एक और नई बात हमारी समझ में आ गई। क्या? कि किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस है ना, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये बात भी आप लिख सकते हैं, एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंट ऑफ टू साइड्स। ये प्यारे बच्चों एक और कंक्लूजन आ गया। आप इस बात को भी साफ साफ शब्दों में लिख सकते हो। देखिए अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जो ए भुजा है ना, भुजा का नाम दे रहा हूं ए भुजा है ना, ये बी और सी के जोड़ से तो छोटी आएगी और बी और सी के डिफरेंस से बड़ी आएगी। इसके बाहर मैंने मोड़ लगाया है। मोड़ पता है क्यों लगाया है? कि मेरे को पता नहीं है ना बी बड़ा है कि सी बड़ा है भाई। मेरे को तो बी और सी का डिफरेंस लेना है। तो बी और सी में से कोई भी बड़ी होगी, पता नहीं है। तो ए उससे बड़ा होगा और बी और सी उससे बड़ा होगा। बात समझ में आई? बी के मामले में आप कहना गुरुजी ये सी और ए के जोड़ से तो छोटा होगा, लेकिन सी और ए के डिफरेंस से बड़ा होगा। सी के मामले में ये ए और बी के जोड़ से तो छोटा होगा और ए और बी के डिफरेंस से बड़ा होगा। आपको पेपर में सवाल पे तीनों नियम चेक नहीं करने, कोई भी एक साइड की थ्योरम चेक कर लेना, कोई भी एक साइड की, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपके सारे ट्रायंगल पे बात फॉलो हो जाएगी। यहां तक की बात बताओ बच्चा, क्लियर है क्या जो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की कोई भी भुजा, एनी साइड ले लीजिए, कोई भी भुजा बाकी दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होती है और बाकी दो भुजाओं के योग से हमेशा कम होती है। सब बच्चों को समझ में आ गई ना? चलिए दोस्तों, अब इसके आगे की बात करते हैं और आगे की बात जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों अब वो है बेहद इंपॉर्टेंट, बेहिसाब जरूरी, मतलब शानदार लेवल की चीज है। जो ही इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें बता दो सर एक बार, जो ही इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया? 3 बार बात मैंने रिपीट कर दी है कि त्रिभुज की कोई भी भुजा बाकी दो भुजाओं के योग से छोटी और बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। अब कुछ हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? टाइप कर दिया डिडंट अंडरस्टैंड। आगे क्या? आगे तो पता नहीं है। चलो, एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 है। तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर हो, x क्या विकल्प सही है? दोस्तों जो x है ना, x ये इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, हमेशा 5 से बड़ा होगा और इनके योग से छोटा होगा। इनके योग से छोटा होगा x का बच्चों, ये वाला मान बनेगा x का हमेशा। अगर ये एक ट्रायंगल है तो जरूरी बात है बच्चों, मैंडेटरी बात है, x की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी और 11 से छोटी आएगी। अच्छा, कई बार मैं आपको ये बोलूं कि x, ये ट्रायंगल है ना, ये पूरा पूर्णांक में है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर में है, इंटीजर में। तो x के कितने मान संभव है? आपको ये भी पूछ सकता है कई बार कि x के कितने मान संभव है, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। x के मान कितने संभव है? x का मान 5 नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा इतने मान संभव है x के, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं कहूंगा टोटल 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। टोटल 5 वैल्यूज आर पॉसिबल।
इसमें x के 5 मान संभव है, 6 7 8 9 10। मैंने x को क्या लिया है, अन्य दो भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा और उनके सम से छोटा। बस इतनी सी बात को समझना था। तो बी आपके इस सवाल का उत्तर आ गया, हंसते खेलते प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएससी सीपीओ का ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। देखो ये कितना प्यारा सवाल है, आपको सवाल के कंसेप्ट कितने लॉजिकल समझने हैं अब समझ में आएगा। ये जो डायग्राम इन्होंने बनाकर दिया बेटा, हमने नहीं बनाया, एग्जाम में बना हुआ आया था। पी आर की लंबाई दी गई है 8, आर क्यू की लंबाई दी गई है 15 और पी एस की लंबाई दी गई है 3। हमसे पूछा गया एस क्यू की लंबाई क्या बनेगी। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन पी क्यू है, पी क्यू, इसकी लंबाई 23 से कम और 7 से बड़ी आएगी क्या? अरे पी क्यू लाइन की जो लंबाई आएगी, ये 15 और 8 का डिफरेंस है 7, 7 से तो बड़ी आएगी। और पी क्यू 15 और 8 का जोड़ कितना है, 23, 23 से छोटी आएगी। यानी मैं आपको यह कह सकता हूं कि पी क्यू का मान है ना, वो या तो 8 आएगा या 22 आएगा, इनके बीच में कोई ना कोई आना चाहिए। 8 से लेकर 22 के बीच में कोई ना कोई मान तो आना चाहिए। अच्छा, उसमें से पीएस आपको 3 पता है, तो इसमें से 3 घटा लो। एस क्यू का मान जो आएगा वो 5 और 19 के बीच आएगा क्या? भाई इसमें से 3 तो पीएस ही है। 5 से लेकर 19 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। 4 इस सवाल का उत्तर नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा, केवल एक ही ऑप्शन सटीक बैठा है, वो कर लेना। वैसे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, एस क्यू का मान है ना, वो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, इनमें से कोई भी हो सकता है। सॉरी 19 भी हो सकता है। एस क्यू नहीं, 19 तक बेटा कोई भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में अपने को खाली 13 दिखा, तो मैंने 13 इस सवाल का उत्तर लिख दिया। मैक्सिमम 19 बोलेगा, हाँ बेटा। एस क्यू का मैक्सिमम मान है ना, मैक्सिमम मान वो 19 होगा, और एस क्यू का मिनिमम मान 5 आएगा। अगर मैं आपको यह पूछता कि एस क्यू का कम से कम मान क्या होगा, तो एस क्यू का कम से कम मान 5 होगा। अगर मैं ये पूछता कि एस क्यू का अधिकतम मान कितना आएगा, अधिकतम मान इसका 19 आएगा। कई बार तुम्हें यह भी कह सकते हैं कि एस क्यू के मिनिमम तथा मैक्सिमम का एवरेज ज्ञात करो। यूं सवाल दे देता है बेटा कि एस क्यू के मिनिमम और मैक्सिमम मान का एवरेज ज्ञात करो, तो आप कहना जी 5 और 19 का एवरेज हो गया 24/2, 12 उत्तर बन गया। ऐसे भी पूछ सकता है। सवाल को किसी भी तरीके में दिया जा सकता है, सवाल इस प्रकार आपको बनाना आना चाहिए। क्या बच्चों, सब बच्चों को बताओ 15 नंबर सवाल समझ में आया क्या? 15 नंबर सवाल के इफ एंड बट आपको क्लियर हुए क्या? अरे 5 19 क्यों नहीं होगा? किसने कहा 5 19 नहीं होगा? अरे बता तो चुका हूं भाई, ये पी क्यू 7 और 23 के बीच में आएगा, तो या तो 8 आएगा या 22 आएगा। इसमें से 3, पीएस का मान 3 है, तो बाकी का 5 और 19 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 5 और 19 भी हो सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम्हें और समझ में आएगा, चिंता मत करो, आगे आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, घबराओ मत। ट्रायंगल एबीसी में कौन सा कथन सत्य हो सकता है? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर नहीं, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा, हाँ ये बात सही हो सकती है। एक ट्रायंगल में केवल यही बात संभव है और कोई बात संभव नहीं हो सकती। बेटा इनमें से आपको पूछा है कि कौन सा समूह ट्रायंगल नहीं बना सकता। देखिए आप इसमें चेक कर लो, कोई भी मतलब जहां तुम्हारा मन करे ना, जहां तुम्हारा मन करे वहां चेक कर लो। ये बी वाला कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैसे? देखो कोई ये भुजा पकड़ लो, 5 और 6 जोड़ूंगा, देखो 7 से बड़ा बन रहा है तो ट्रायंगल बन जाएगा। 5 और 8 कर दिया 13, अरे ये क्या? दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से छोटा है, ये ट्रायंगल में संभव ही नहीं। किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से छोटा है, तो ये बात तो कभी ट्रायंगल क्रिएट हो ही नहीं सकती। ये तो कभी ट्रायंगल बेटा बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। ये तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज भी नहीं बनेगा रे नालायक आदमी, ऑब्ट्यूज भी नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज तो बाद की बात है, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या होते हैं। ट्रायंगल बनने की कम से कम शर्त यह है कि दो भुजाओं का जो योग बनेगा
वो तीसरी भुजा से बड़ा बनेगा। 5, 8, 15 से ना ये आकृति ऐसी बन जाएगी, ये यहां तक 5 हो जाएगा और ये यहां तक मान लो 8 हो जाएगा, ऐसी आकृति बन जाएगी। ये ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज तो बात की बात है, दिमाग मत लगाओ इतना। मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आएगा हमेशा। अगर तीसरी भुजा छोटा बन रहा है तो ट्रायंगल बनने के ऊपर मतलब ही नहीं है। ज्ञान दे रहे हैं कि ऑब्ट्यूज बन गया सर, कैसे बन गया? नीचे दिए गए माप में से कौन सा ट्रायंगल बना सकता है? बेटा ये कह रहा है कौन सा ट्रायंगल बना सकता है। किसमें ट्रायंगल बन सकता है ये बताना है। 9 और 6 का डिफरेंस 3, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता दोस्तों। 11 और 3 14, बी वाला ट्रायंगल बन जाएगा। 3 5 8 ये भी नहीं बन सकता। 7 5 12 ये भी नहीं बन सकता। केवल बी ही बन सकता है, बी के अलावा कोई और नहीं बनेगा। क्या सब लोगों को कारण समझ में आ रहा है क्या बी क्यों बनेगा? रीजन पता लगना चाहिए बेटा, ऐसे ही मेरे साथ साथ मत कहना कि हाँ हाँ बी बन गया। आपको चेक करना आना चाहिए ना। इसमें 9 और 6 का डिफरेंस 3 से बड़ा 2 से बड़ा बन गया, अरे संभव ही नहीं है। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, ये ट्रायंगल के बारे में जरूरी बात होती है। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? एक ट्रायंगल की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? 2 3 6 ना जी ना। 3 4 5, हाँ ये तो बन सकता है। 2.5 और 3.5 6 हो गए, 4 4 8 हो गए, नहीं बेटा बाकी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकते, केवल और केवल एक ही बनेगा। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 5 9 और x। x का न्यूनतम पूर्ण मान ज्ञात कीजिए। द मिनिमम इंटीजरल वैल्यू ऑफ x, x का कम से कम पूर्णांक मान ज्ञात करना है। आपको पता है बेटा x जो आएगा 9 और 5 14 से छोटा और डिफरेंस इनका 4 से बड़ा आएगा। x की रेंज है, x की लिमिट है। x कभी भी 14 से बड़ा नहीं आ सकता, 4 से छोटा नहीं आ सकता। तो x एक्चुअल में क्या आएगा? देखो x 5 से लेकर 13 तक कुछ भी हो सकता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 के इतने मान संभव है, सॉरी x के इतने मान संभव है। तो मैंने न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान 5 है। बच्चे x का बताओ मैक्सिमम मान क्या आ सकता है? मैक्सिमम 13 आ सकता है। एक बार के लिए जरूरी है आप मेरी बात को समझें, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, उत्तर मत देना। एक बार ध्यान से समझना, अच्छी कहानी शुरू हो गई है। द साइड ऑफ अ इंटीग्रल ट्रायंगल। बेटा इंटीग्रल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं पूर्णांक में है, जिसकी सारी भुजा इंटीजर में है। इंटीजर समझ रहे हो? पूर्णांक। जिसकी सारी भुजाएं पूर्णांक में है। 8 11 x है, तो x के कितने मान संभव है? आप मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू 19 से छोटी और x की वैल्यू 3 से बड़ी आएगी क्या? आप कहना सर x का मान क्या बनेगा? तो मैं कहूंगा बेटा बड़ी प्यारी बात है। x का मतलब जो आएगा वो 3 से तो बड़ा आएगा और 19 से छोटा। तो आप कहना जी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? बेटा x की वैल्यू होती है 4 से लेकर 18 तक। x की वैल्यू 3 से 19 नहीं होगी, 3 से तो बड़ा लेना है और 19 से छोटा लेना है। तो 4 से लेकर 18 तक होती है। अच्छा 4 से 18 तक टोटल कितने नंबर हो गए? डिफरेंस में से एक जोड़ लिया करो। 18 में 4 के 14 और 1 15, टोटल 15 वैल्यू पॉसिबल है। टोटल 15 वैल्यू पॉसिबल है। मैंने पूछा बताओ बेटा x के कितने मान संभव है? तो x के मान संभव है कितने? 15। 15 वैल्यू हो सकती है। मतलब बेटा जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ट्रायंगल देखो एक ट्रायंगल बनेगा 8 11 और 4 ऐसे। एक तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा 8 11 और 5। एक ट्रायंगल बनेगा 18 8 11 6। एक बनेगा 8 11 7। एक ट्रायंगल बनेगा 8 11 8। क्या तुम बात समझ गए ना? 15 वैल्यू का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? ये सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्ट्यूज बन रहे हैं कि राइट एंगल बन रहे हैं कि एक्यूट बन रहे हैं। मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा। मैं तो केवल ये बता रहा हूं जी इनसे इतने ट्रायंगल बन सकते हैं, इनसे इतने ट्रायंगल बन सकते हैं। क्या सब लोगों को ये ट्रायंगल काउंट करने की बात समझ में आ गई क्या?
8 कैसे? कौन सा 8 कैसे? जो ही मुझे लगता है आपने हमारी क्लास को आज ही ज्वाइन किया है ना, आज पहली बार आप क्लास में पढ़ने आए हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे बेटा, पहली बार पढ़ने आए हैं ना, उनको डाउट हर चीज में, हर सवाल में डाउट आता है। अब तक जितने सवाल बताए सब में डाउट ही डाउट है बेटा। ये बता दो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आप कहना जी 15 वैल्यू पॉसिबल है। हमने 4 और 18 का डिफरेंस लिया है, 14 में 1 जोड़ दिया 15। तो अगर मैं पूछ रहा कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 15 ट्रायंगल बन सकते हैं। मतलब कई बार आपसे एक्स के कितने मान संभव नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो आप कहना जी इसमें 15 ट्रायंगल बन सकते हैं। कई बार तुमको एक और बढ़िया बात पूछ लेता है, पता क्या पूछ लेता है? ये कहता कि एक ट्रायंगल जिसकी भुजाएं 8, 11 और x है, इसके बनने वाले सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर का योग कितना होगा? अरे भाई साहब, एग्जामिनर कहता सभी पॉसिबल ट्रायंगल के पेरीमीटर का योग पूछ लेगा, तो ये भी अपने आप में एक आसान सवाल है। देखिए अभी अभी आपने सीखा था 8, 11, 4 से लेकर 8, 11, 18 तक ट्रायंगल बनते हैं। टोटल बताओ बेटा 15 ट्रायंगल बनते हैं ना? अरे बताओ टोटल, बताओ टोटल 15 ट्रायंगल बनते हैं ना? अच्छा, मतलब आप मुझे बताओ जब मैं इन सबका पेरीमीटर ज्ञात करूंगा, तो ये 8, 11 इसमें भी है, 8, 11 इसमें भी है, 8, 11 इसमें भी है, ये 19 जो है 19, क्या ये 15 बार जुड़ेगा क्या? अरे कॉमन नहीं आएगा, जुड़ेगा। ये सब ऐड की बात हो रही है। 19 है ना, 19 ये 15 बार जुड़ेगा। 19 19 19 19 19 19 19 करके 15 बार। अच्छा और क्या बच गया? और बेटा इसमें 4 बच गया, आगे वाले में 5 बच गया, आगे वाले में 6 बच गया, आगे वाले में 7 बच गया, ये 18 तक बच गए ऐसे। ओ माय गॉड सर, ये तो एक एपी बन गई, सम ऑफ एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रेणी। ये होता है n/2 a + l। अगर कभी एक एपी का सम करना हो बेटा, एक एपी का सम करना हो, तो आप n/2 a + l किया करते हैं। 19 गुणा 15 कितना आ गया? 19 गुणा 15 कितना आ गया? 15 300, 300 में 15 आ गया 285 प्लस इनमें n/2, n का मतलब तो 15 है, 15/2 गुणा a + l कितना हो गया? 22। 2 से काटोगे 11 बार, 285 प्लस 165। तो प्यारे बच्चों 450 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 450 इज द करेक्ट आंसर। सभी बनने वाले पॉसिबल ट्रायंगल के पेरीमीटर का योग पूछा है, सभी बनने वाले पॉसिबल ट्रायंगल के पेरीमीटर का योग पूछा है। इट विल बी 450। 450 आपके सवाल का उत्तर बन गया। दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, या तो आपको पूछता है एक्स के मान कितने पॉसिबल हैं, और या उनके पेरीमीटर का योग पूछता है। दोनों बातें काउंट करनी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आया? एक और एग्जांपल लूंगा और समझ में आएगा। अरे कह रहा हूं ना पर एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ध्यान से देखो, क्या चिंता करते बेटा। मेरे पास एक इंटीग्रल ट्रायंगल है, देखो पूर्णांक वाला ट्रायंगल है। इसको ये बात देनी जरूरी है कि सारी भुजाओं के मान है ना पूर्णांक में है, सारी चीजें इंटीजर में है। तो मैंने आपको इसकी भुजा दे दी बेटा 7, 10 और x। ठीक है, तो पहली बात तो आपसे ये पूछते हैं कि x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएंगी? x के मान कितने बन सकते हैं? तो तुरंत आपने अपना नियम लगा दिया, आपने कहा सर हमें ये बात पता है, x जो आएगा वो 17 से तो छोटा और सर 7 से बड़ा आएगा। माफ कीजिएगा, 3 से बड़ा आएगा, 3 से बड़ा। x का मान जो आएगा वो 3 से बड़ा और 17 से छोटा। 3 कैसे आ गया? इनका डिफरेंस। 17 कैसे आ गया? इनका जोड़। तो एक्चुअल में x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहना जी 4 से लेकर 16 तक कोई भी हो सकती है। टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी? तो 13 आएंगी। 13 कैसे पता? 16 में 4 घटाओ 12, 12 में 1 जोड़ दो 13। कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जामिनर कहता कि बनने वाले सारे पॉसिबल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो। तो भैया पॉसिबल देखो ट्रायंगल पता है कौन कौन से बनेंगे इसमें? इसमें बनेगा 7, 10, 4 ऐसे, एक बनेगा 7, 10, 5 ऐसे। बिल्कुल बेसिक से बात बता रहा हूं, समझ में आ रही है तुम्हें? 7, 10, 6, 7, 10, 7, 7, 10, 8, 7, 10, 9 ऐसे करके आप बनाओगे ट्रायंगल अपने। अब किसी बच्चे को मेरे तरीके अगर समझ में ना आ रहे हो बेटा, तो वो इनको जोड़ भी सकता है पेपर में। अगर आपको लोगों से 4 घंटे का टाइम फालतू मिल जाए, तो वहां बैठ के इनको आप जोड़ भी सकते हो, तब भी आपको उत्तर में दिक्कत नहीं आएगी। हमें 16 तक जाना है।
हाथ पांव फूल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, इतने ट्रायंगल बन सकते हैं, इतने ट्रायंगल टोटल बन सकते हैं टोटल। आपने कहा सर सभी बनने वाले ट्रायंगल का सम कर दीजिए। देखो इसको जोड़ूंगा, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, ये 17 17 17 टोटल 13 बार जुड़ेगा क्या? अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया बेटा 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे कर करके 16 तक बच गया सर। मैंने कहा भैया इसको करने का तरीका समझो। फॉर्मूला होता है n/2, n कितने हैं? 13, 13/2। a प्लस एल का मतलब 20 आ गया क्या? 16 और 4 का मतलब 20 हो गया। 2 से काटोगे 10 बार, इसमें 13 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 17 और 10 27। 13 गुणा, सॉरी 13 कहां से आ गया रे? 17 नहीं, ठीक है 13 कॉमन लिया मैंने, 13 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया दोस्तों 13 गुणा 27। और 13 गुणा 27 करना आपके लिए पलों में करने वाला काम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 13 गुणा 27 करना आपके लिए इजी है, सबने कर लिया होगा। 270 81 351 है। अब बताओ बेटा ये पेरीमीटर वाला सवाल समझ में आया तुम्हें? चलो बहुत बढ़िया बात है। कई बार पेपर वाला व्यक्ति हमारे होश फाख्ता उड़ा देता है। एग्जामिनर हमारे बेटा होश फाख्ता उड़ाने का प्रयास करता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर और 678 सेंटीमीटर की हैं, तीसरी भुजा भी एक संख्या है यानी इंटीजर है, तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? बेटा तीसरी भुजा का जो मान आएगा, जो x का मान आएगा, क्या तुम्हें पता है क्या? x का मान इनके जोड़ से छोटा ही आएगा। 8 और 6 14 का मतलब 1, 7 और 1 8, 8 7 15 का मतलब 1, 9 और 6 15। x का मान 1554 से तो छोटा बनेगा। 16 में से 8 गए 8, 16 में 7 गए 9, 198 से बड़ा बनेगा। x का मान क्या बन सकता है? x का मान आ सकता है 199 to 1553, यानी कि 200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1353 टोटल 1355 वैल्यू पॉसिबल है, 1355 वैल्यू पॉसिबल है। ये उत्तर आ गया। आ गया समझ में सवाल तुम्हें? देखो इस सवाल को करने का एक और तरीका समझो, इसमें अगर थोड़ा सा गलती होने की संभावना हो ना, तो मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर कभी आपके सामने ये सवाल आ जाए x के कितने मान संभव है, तो आप जो छोटे वाली भुजा है ना, टोटल पॉसिबल वैल्यूज आपसे पूछे कभी, 2 इंटू मिनिमम साइड -1 कर लेना। एक बार तो मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे कैसे आप इन्हें काउंट करते हैं। 2 गुणा छोटी भुजा -1, 8 और 15 में 8 और 11 में छोटी 8 है, 8 का दुगुना किया, एक कम किया, 15 बेटा, 15 वैल्यू पॉसिबल है, डायरेक्ट आ गया। 15 वैल्यू पॉसिबल है, डायरेक्ट आ गया। जैसे आपने ये सवाल देखा, मैंने 7 लिया था, 7 का दुगुना 14, 14 में एक कम कर लो 13, टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 13 वैल्यू पॉसिबल है। कहां कहां पॉसिबल है वो भी आपको बता दी गई है। जैसे छोटी भुजा कौन सी है? 678, तो 678 का दुगुना करना और एक कम करना, इसका दुगुना बनेगा 1356, एक कम करोगे 1355। बेटा टोटल इतनी बातें संभव है। देखो आपको बेसिक भी आना चाहिए, आप केवल ये ट्रिक पे नहीं जाओगे, आपको बेसिक भी आना चाहिए। सिलेक्शन वही बच्चा लेकर आएगा जिसका बेसिक भी क्लियर है। तो पहले मैंने आपको बेसिक वाली बात बताई, जब बेसिक वाली बात आपके दिमाग में फिट हो गई, आपके दिमाग में अच्छे से आ गई, तब दोस्तों आपने अगला काम करने का सोचा, तब आपने अगली बात को बनाने का प्रयास किया। सुनो, ये सवाल हमको दे दिया, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योगफल ज्ञात करें। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जिसकी भुजाएं 14 और 25 और x है। देखिए मेरी बात समझ, तुम तुरंत मुझे बताओ कि टोटल इनकी पॉसिबल वैल्यू 27 होंगी क्या? x के 27 मान पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई? 27। और यह भी तुम्हें पता है कि x जो होगा, x वो 14 और 25 यानी कि 29 से तो छोटा होगा, और x 11 से बड़ा होगा। x जो होगा वो 14 और 25 का डिफरेंस 11, 11 से तो बड़ा होगा, और 29 से, सॉरी माफ कीजिए 39, अरे 39 बेटा 39 से छोटा होगा।
एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेंगी? एक्स की वैल्यू बेटा 12, 13, 14 से लेकर 38 तक कुछ भी आ सकती है, कुछ भी। मुझे पेरीमीटर का सम चाहिए बेटा। एक बात बताओ, प्रत्येक ट्रायंगल में 14 और 25 तो आने ही आने हैं क्या? प्रत्येक ट्रायंगल में 14 और 25 तो आने ही आने हैं, यानी 39 तो आना ही आना है। कितनी बार आएगा? आप कहना जी 27 बार आएगा। 27 पॉसिबिलिटीज है, 27 बार आ गया। 39 गुणा 27 तो आएगा ही आएगा, प्लस 12, 13, 14, ये मुझे 38 तक जोड़ना है। 39 गुणा 27 प्लस, बेटा फॉर्मूला होता है n/2, n का मतलब 27 है, n/2। a प्लस एल का मतलब हो गया 50। 2 से काटेंगे 25 बार। इन दोनों में 27 कॉमन आ सकता है क्या? 27 अंदर बच गया, 39 प्लस 25। 39 प्लस 25 का मतलब हो गया 64। अच्छा, ये 2 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो ये 12 का क्यूब बन गया। उत्तर आएगा 1728। एक इनमें से 3 का क्यूब है, एक 4 का क्यूब है, और गुणा करेंगे तो 12 का क्यूब बन जाएगा। 12 का क्यूब भी हमें याद है, 1728 उत्तर बन गया। ये 22 नंबर सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। बिना कंसेप्ट समझे आप पेपर में ये सवाल करके आ ही नहीं सकते। क्या बताइए, अगर कभी फ्यूचर में आपके सामने इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो आप कर लोगे क्या? ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आना चाहिए दोस्तों। मैंने तुमको जो बात बताई है ना, ध्यान रखना ये बात। जैसे एक ट्रायंगल की भुजाएं हैं 6, 8 और x। x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितनी होंगी? तुरंत आपके मन में आना चाहिए 11। कैसे किया आपने ये? आपने छोटे नंबर का दुगुना करके एक कम कर दिया, आपने स्मॉल नंबर का दुगुना करके एक कम कर दिया। 9, 16 x में बताओ बेटा पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? सर 17 वैल्यू पॉसिबल है। 9 दूनी 18 में से एक कम कर दिया 17। उम्मीद करता हूं इस बात में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। सीडीएस का पेपर तो भैया ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पे टिका आता है। अगर तुम्हें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए तो आप सीडीएस का पेपर बड़े आराम से पार कर सकते हो। सुनिएगा, बड़े प्यार से मेरी बात को समझना, कोई जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से बात को समझना। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक्स, वाई और जेड पूर्णांक है, इंटीजर है बच्चे, इंटीजर। एक्स जेड का मतलब 12 है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है ये तुमसे पूछेगा। ये सीडीएस का ही सवाल है। आप मुझे बताओ बेटा, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई 12 है, तो इसमें बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? 1 गुणा 12 करके मैंने 12 कर दिया होगा, 2 गुणा 6 करके मैंने 12 कर दिया होगा, 3 गुणा 4 करके मैंने 12 कर दिया होगा। 3 संभावनाएं, 3 संभावनाएं हैं, और इनको ऐसे उल्टा मत लिखना बेटा। ट्रायंगल की भुजाएं तुम 1 12 बोलो, 12 1 बोलो, एक ही बात है। नहीं बेटा, एक ही बात है खुशी। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी भुजा 3 4 ये 6, तो इसको मैं 6 4 3 बोलूं या 3 4 6 बोलूं, एक ही बात होती है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, 3 पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो केवल मैंने एक्स और जेड का मान लिया है। अब वाई का मान आपको समझना है, वाई की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? अरे वाई की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है कितनी है, वाई तो ज्ञात करना है ना अभी। इस वाले केस में बताओ, एक्स अगर 1 है, वाई अगर 12 है, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू 1 ही आएगी। छोटे वाले का दुगना करके एक कम करो, छोटे वाले का दुगना करके एक कम करो। अरे बात को समझो, y का मान कैसे आएगा? y का मान इनके जोड़ से छोटा यानी कि 13 से छोटा, इनके अंतर से बड़ा यानी 11 से बड़ा, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, y का मान 12 बनेगा। तो ऊपर वाले केस में एक ट्रायंगल बन सकता है। 2 का दुगना करूंगा 4, 4 में से एक कम करूंगा 3, अरे यहां y के 3 मान आ सकते हैं। इसमें जो y बनेगा ना, वो 8 से छोटा और 4 से बड़ा, यानी इसमें y 5 6 7 हो सकता है। इसमें इसमें y के मान 5 आ सकते हैं। y इसमें क्या आएगा? y इसमें दोस्तों, y इसमें 1 से बड़ा 8 7 से छोटा, 1 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो टोटल बताओ बेटा कितने प्रकार के ट्रायंगल बन सकते हैं?
हम कहेंगे सर इस प्रकार के 9 ट्रायंगल संभव है, इस प्रकार के 9 ट्रायंगल पॉसिबल है, एक्स और जेड का मान 12 है ना, तो टोटल हम 9 ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ सुपर लेवल क्वेश्चन। क्या धीमे धीमे आप इन सवालों को बना पा रहे हैं? गॉट इट, बट टाइम तो बहुत लगेगा। सुपरनोवा तुम्हें इसमें कितना टाइम लगेगा भैया? अरे ये नालायक आदमी, ये वाला काम पेपर में नहीं करना है। अरे ये वाला काम पेपर में नहीं करना है, ये थोड़ी करना है। ये तो मैं पागल आदि तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरे दिमाग में खराबी थी जो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें तो पेपर थोड़ी करना है सवाल ये, तुम्हें तो सीधा ये करना है कि अगर तुम्हें यहां पर एक दिख गया तो यहां पर भी एक आएगा, यहां दो दिख गया तो यहां तीन आएगा, यहां तीन दिख गया तो पांच आएगा, पांच तीन आठ और एक नौ आएगा। ये आंसर बन गया। करे नहीं नहीं सर बहुत टाइम लगेगा। इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। पहले कहता ज्योमेट्री नहीं आती है हमको, बिल्कुल ही नहीं आती है, सवाल सारे छोड़ने पड़ते हैं। अब कह रहा है ज्योमेट्री आती तो है, टाइम बहुत लगता है। भैया अगर टाइम ज्यादा लगता है भाई, फिर तो इजी करने का एक ही तरीका है, वो मिलेगा यूट्यूब पे। लोग बात क्या करते हैं, 20 मिनट की क्लास डालते हैं, 20 मिनट की क्लास डालते हैं और क्या कहते हैं, इसको देख लिया तो ज्योमेट्री कभी गलत नहीं होगी, इसको देख लिया तो ज्योमेट्री कभी गलत नहीं होगी। अरे भाई साहब, इधर 20 मिनट में ये ट्रायंगल नहीं बन पाता पूरा सूरा, और तुम कहते हो भैया पूरी नहीं होगी। दोस्तों पता क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है। मैं मतलब लिटरली बताऊं तो यूट्यूब पर आप ये कह सकते हो कि मुझे काम करना पसंद ही नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब पर मैं मतलब नहीं काम करना चाहता। मेरे को ये प्लस वाली क्लास है ना, इसका मामला बहुत 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 बेहतरीन लगता है। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर दिन में 10 घंटे क्लास होना तो मैं यहीं पढ़ाऊं, वहां पर अपने को नहीं चाहिए। वहां बच्चे पढ़ते भी नहीं है। वाईटी पे बेटा डिसिप्लिन है तो यहाँ का माहौल बढ़िया होता है। अच्छा सुनिएगा, अब दोस्तों आप लोगों को ना एक बात तो पता लग गई, अब आप लोगों को एक बात तो पता लग गई कि अगर कभी ट्रायंगल हमें बनाना होगा, दो भुजाओं का मेजरमेंट दिया होगा, तीसरी भुजा की हम बात कर सकते हैं कि तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए ताकि अपना ट्रायंगल बन पाए। जैसे मान लो मैंने तुमको बताया ये 7 है, ये 10 है और ये x है, तो आपको x की पॉसिबल वैल्यूज पता लग गई कि x का मान क्या क्या बन सकता है, x के मान क्या क्या हो सकते हैं ताकि अपन उससे ट्रायंगल बना पाए, 13 मान बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल वाले बंदे थोड़े चूजी हो गए, चूजी समझ रहे हो, मतलब वो थोड़े नखरे वाले हो गए। वो कह रहे हैं हमें इसमें से ट्रायंगल तो बनाओ, ट्रायंगल तो बनाओ, लेकिन ना केवल एक्यूट एंगल बनाना भैया। वो कह रहे हैं एंगल तो बनाओ, केवल एक्यूट एंगल बनाओ। कह रहे भैया मेरे को सारे नहीं चाहिए भाई, कुछ एक्यूट बनेंगे, कुछ ऑब्ट्यूज बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, मेरे को कह रहा है केवल एक्यूट वाले बताओ। अब एक्यूट वाले एंगल की क्या कहानी होती है, मेरी बात को ध्यान देना बेटा। एक जो ये अपने सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर यानी समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का एक्यूट ही होता है। एक्यूट का मतलब होता है तीनों एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, इसके 60-60 90 से कम ही है। अच्छा मान लो ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है और ये भुजा भी 6 है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, आप ऐसे इस बात के रिजिड मत होना कि यही लेना एग्जांपल, सिर्फ बता रहा हूं। तो बेटा इसमें ना एक्यूट एंगल में एक थ्योरम काम करती है, क्या करती है कि सबसे बड़ी भुजा अन्य सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है। एक्यूट एंगल की एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है जरा समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या कंसेप्ट अलग है, एक्यूट का अलग है, ऑब्ट्यूज का अलग है। ये बच्चे मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल मान लिया, ठीक है। आप ये कल्पना करो, आप ये मान लो एक बार, आप ये समझ लो एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल। सिर्फ आपको समझना है एक बात, एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल। एंगल बी क्या है, एक लार्जेस्ट एंगल है। ओ माय गॉड, बड़ी ही ट्रेजेडी हो गई, बड़ी ही दुविधा हो गई। 11:49 में आमिर जी ने क्लास को ज्वाइन किया और अब कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। गलती है भाई, मेरी मेरी गलती है आमिर, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, इन्हीं लोगों के कारण बेटा ऑनलाइन सिस्टम खराब हो रखा है।
1 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करा और कह रहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में थोड़ी आ सकता है भाई, तुम बड़े आदमी हो भाई साहब। सुनो बेटा, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, ये वाली साइड ए है। जरा मुझे बताइए, अगर एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल है तो साइड बी विल बी लार्जेस्ट होगी क्या? साइड बी विल बी लार्जेस्ट होगी। भुजा बी सबसे बड़ी भुजा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो साइड बी विल बी लार्जेस्ट। तो आप ये कहना सर कि अगर ये एक्यूट एंगल है ना, तो बी का जो स्क्वायर बनेगा वो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से छोटा बनेगा सर। ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है, ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नोट कैसे करना है अभी बताऊंगा, एक बार बताओ समझ में आया क्या? एक्यूट एंगल की डेफिनेशन समझ में आई? ये देखो, ये साफ सुथरा लिख कर दिया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लिखा हुआ है राहुल जी, अच्छा लिखा इंग्लिश में नहीं है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से कम होता है। मैंने आपको ये कहानी आपको बता भी दी है, आपने समझ भी ली है बेटा। जैसे देखो एक बार चलिए मैं आपको एंगल भी बता देता हूं, ए बी सी। ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 85 डिग्री है, और ये वाला एंगल दोस्तों मान लो 25 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि AC का जो स्क्वायर बनेगा ना वो हमेशा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से छोटा बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा लेनी है आपको हमेशा, ये वाली भुजा आपको सबसे बड़ी लेनी है हमेशा। एक्यूट एंगल की परिभाषा तुम्हें समझ में आ गई? सूरज, ऐसा काम मत करो, डिडंट अंडरस्टैंड वाला दिल टूट जाएगा। शीशे का था दिल मेरा, तीनों में से किसी को पकड़ो, बात वही है। नीरज वो बात नहीं है, अरे गलत भाई, गलत गलत कह रहा, तीनों में से कोई पकड़ो, बात एक ही है, ऐसा नहीं है दोस्त। ये लार्जेस्ट के लिए काम करता है, लार्जेस्ट के लिए। अभी तुम्हें समझ में आएगा। अगला कंसेप्ट बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल तो बचपन से पढ़ते आए हो, पहली क्लास से पढ़ते आए हैं। ज्योमेट्री है, कंसेप्चुअल चीज है, ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से नियम बना लोगे भैया, गणित पढ़ रहे हो। ए बी सी बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं। ये वाला एंगल है बी, तो एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल। भैया जब 90 डिग्री का कोण है तो जाहिर सी बात है बाकी दोनों 90 से कम होंगे, तो ये आपका लार्जेस्ट एंगल हो गया। तो इसका मतलब साइड एसी विल बी लार्जेस्ट, साइड एसी विल बी लार्जेस्ट। अरे सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इसमें नियम होता है बेटा, सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, और ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई दोस्तों। सबसे छोटी, सबसे बड़ी भुजा, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये आपके सामने राइट एंगल की थ्योरम आ गई, राइट एंगल का तरीका बन गया। आ गई बात समझ में? तो अब बिना बताए आप लोग तो समझ लोगे, बिना बताए आप लोग समझ लोगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता होगा है। जब तुमने एक्यूट एंगल समझ लिया, जब तुमने राइट एंगल समझ लिया, तो अब ऑब्ट्यूज का तरीका भी आपको समझते जाएंगे बेटा। इसमें मैंने आपके सामने बेटा एक एंगल मान लिया, बी इज द लार्जेस्ट। ध्यान रखना, मैं लार्जेस्ट एंगल की बात कर रहा हूं, स्क्वायर कौन करेगा रे रोज? एंगल बी इज द लार्जेस्ट। बाकी सब तो ठीक है यार, बस एक दिक्कत होगी क्लास में आज ना, अमीर को कुछ समझ में नहीं आया यार। मेरे को यही चिंता खाई जा रही है कि अमीर को कुछ समझ में क्यों नहीं आया। साइड एसी विल बी लार्जेस्ट साइड,
तो आप कहना सर, आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, बी स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा होगा। ये नियम आपको समझना है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से भी बड़ा होगा। ये तुम्हें एंगल के बिहाव पर नहीं, साइड के बिहाव पर मैंने चेक करना बताया। देखो, अगर तुम्हें तीन ट्रायंगल के कोणों का अगर रेशो मिल जाए तो भी आप बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है क्या, ये राइट एंगल है क्या, ऑब्ट्यूज है। और इसमें भी आप बता सकते हो। जितना मैंने आपको अभी तक समझाया दोस्तों, एक बार के पल में मैं सारी बात को रिपीट करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ ज्योमेट्री के कंसेप्ट सीख रहे हैं वो धीमे धीमे इन कंसेप्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। रटने वाली बात नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं समझने वाली बात बता रहा हूं कि आप इन बातों को समझ पाए। ए बी सी, इसका नाम भी मैं ए बी सी दे लेता हूं और इसका नाम भी मैं ए बी सी दे लेता हूं। देखो, इसमें ना भी एंगल बी लार्जेस्ट है, ये बात मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एंगल बी इज लार्जेस्ट। ये बात सब में ही है। मतलब देखो, इसमें भी बी एंगल लार्जेस्ट है और इसमें भी बी एंगल क्या लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट वाले में बनेगा क्या, एसी का स्क्वायर बनेगा ना बेटा, वो छोटा बनेगा ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के। इसमें एसी का जो स्क्वायर बनेगा वो बराबर बनेगा ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के। 100% जानकारियां तुम्हारे सामने प्रूव कर करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए, तुम्हें बाद में कभी जीवन में ज्योमेट्री को रिपीट ना करना पड़े, ऐसी बात समझनी। एक्यूट वाले साइड में आप 85 क्यों नहीं लिए? क्या 85 नहीं लिए? मैंने एंगल माने थे, एंगल माने थे मैंने 85 तो। अच्छा, अब मुझे एक लास्ट बेटा बात करो। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं 3, 7 और 12। आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये राइट एंगल है, क्या है? तो आप कहना सर, हम 12 का स्क्वायर चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर चेक करेंगे। 144 बन रहा है सर, ये 9 और ये 49 बन रहा है सर, इनका जोड़ तो 58 बन रहा है। पहली बात तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा यार, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया डेटा पे। यहां पर आप 6 लीजिएगा। अरे, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अब करो, अब करो, समय पूरा हो गया ना। 144 12 का स्क्वायर, ये 36 और ये 49। आप कहना सर 36 और 49 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो 85 बनेगा और ये 144 है, तो यकीनन ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया सर, यकीनन ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मुझे लास्ट एग्जांपल और बता दो। ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। पहले बताओ ये ट्रायंगल तो बन जाएगा ना? कैसा बनेगा ये, कैसा बनेगा? सबसे बड़ा देखना है 36 और ये 7 का 49 और ये हो गया 64। ये 85 और ये 64, ये बड़ा बन रहा है, तो यकीनन ये एंगल एक्यूट आएगा। बच्चों, आपको एंगल की पहचान करनी आनी चाहिए। ये 24 नंबर सवाल और 25 नंबर सवाल बेटा आप लोग करना। ये 24 और 25 सवाल करना, 25 तक की जानकारी पूरी करना बेटा। शीट में आपको दे रहा हूं, आशा करता हूं कि जितनी बातें क्लास में पढ़ रहे हैं ठीक ठाक से आपको क्लियर हो रही होंगी। जो भी कोई बेटा आपका दोस्त मित्र ज्योमेट्री पढ़ना चाहता है, आप उसे इस कोर्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और इस बार बेटा कोर्स की जो रेटिंग होती है, रेटिंग जाते हैं ऐप पे आप, तो बेटा कोर्स की रेटिंग मस्ट करना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मैं नहीं कहता कि 5 स्टार करना, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।